हाय फ्रेंड्स, साइंस स्टडी 247 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी मानव पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो मित्रों देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पहले पोषण का मतलब समझते हैं। तो देखिए, लिए गए पोषक तत्वों से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। याद रखिएगा मित्रों, जो हम लोग पोषक तत्व लेते हैं उनसे जो ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया होती है शरीर में, उसी को हम कहते हैं पोषण। ये याद रखिएगा। अब मित्रों, पोषक तत्व जो होते हैं वो पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के पोषक तत्व हमारे शरीर में लेने की आवश्यकता होती है। एक होता है कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड अकार्बनिक यौगिक के रूप में पोषक तत्व। और जो कार्बनिक यौगिक है उनकी आवश्यकता शरीर में ज्यादा होती है मित्रों, यानी ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अकार्बनिक यौगिक के रूप में जो पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता शरीर में सूक्ष्म मात्रा में होती है, यानी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में कहलाते हैं फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। अब इसकी चर्चा करें। इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन आता है, फैट आता है और विटामिन आते हैं। वहीं हम बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें वाटर, जल आता है और मिनरल्स आते हैं, खनिज पदार्थ। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा की। तो इसमें देखिए, ऐसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। और कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनका अनुपात 1:2:1 होता है मित्रों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके एग्जाम्पल हो गए C6H12O6, इसका एग्जाम्पल, ये ग्लूकोज का एग्जाम्पल है। और सारे कार्बोहाइड्रेट की चर्चा हम लोग करेंगे मित्रों। और देखिए, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा वाले यौगिक होते हैं, याद रखिएगा, ये ऊर्जा वाले यौगिक होते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में जो ऊर्जा मिलती है वो 4.2 कैलोरी या 4.3 कैलोरी होती है मित्रों। फिर हमारे शरीर का 70 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है मित्रों। और हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यक मात्रा 350 से 400 ग्राम प्रतिदिन होती है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है। तो इनका पाचन 2 ऑर्गन्स में होता है, 2 अंगों में होता है। पहला तो माउथ हो गया। तो देखिए, माउथ में सलाइवा होता है, लार होता है, और इसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, और इसी एंजाइम को टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं मित्रों, याद रखिएगा। तो जो टाइलिन एंजाइम है इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, और यहाँ इसका आंशिक पाचन होता है, याद रखेंगे मित्रों। यहाँ पर इनका आंशिक पाचन होता है। और बात करते हैं अब दूसरे अंग की, तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, छोटी आंत। तो यहाँ एमाइलेज एंजाइम होता है, याद रखेंगे मित्रों, एमाइलेज एंजाइम, इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और यहीं पर इसका कंप्लीट पाचन हो जाता है मित्रों, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से पच जाते हैं। अब देखिए, यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट की इकाई, तो इसकी इकाई सैकेराइड होती है मित्रों, याद रखिएगा। इसकी इकाई जो है सैकेराइड होती है। और इस सैकेराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 वर्गों में बांटा गया है। और कौन कौन से वर्ग हैं, तो पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, या इसी को हम लोग ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं मित्रों, और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। अब बात करते हैं मोनोसैकेराइड की। तो देखिए, मोनोसैकेराइड में जो है एग्जाम्पल आता है ग्लूकोज का। इसमें एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं मित्रों। अब ग्लूकोज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यह इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है मित्रों, याद रखिएगा, यह तुरंत एनर्जी प्रदान करने वाला होता है ग्लूकोज। और एथलीट तुरंत ऊर्जा पाने के लिए ग्लूकोज ही लेते हैं। और ये इसका स्रोत क्या है, तो फल हो गया, जूस हो गया आदि, ये इसके स्रोत हो गए। एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, ग्लूकोज को ब्लड शुगर यानी रुधिर शर्करा भी कहते हैं मित्रों, याद रखिएगा।
अब बात करते हैं फ्रक्टोज की। तो यह फलों में पाया जाता है, इसे फल शर्करा भी कहते हैं। यह गन्ने में भी होता है और इसी कारण इसे शुगर केन शुगर भी कहते हैं, यानी गन्ने वाली शर्करा। और याद रखेंगे फ्रक्टोज जो है गन्ने वाली शर्करा होती है। यह सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, याद रखिएगा मित्रों, यह सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। अब देखिए मोनोसेकेराइड की बात हो गई, अब ओलिगोसेकेराइड की बात करते हैं या डाइसेकेराइड की बात करते हैं। तो याद रखिएगा दो मोनोसेकेराइड मिल करके डाइसेकेराइड बनाते हैं, ये याद रखिएगा। फर्स्ट मोनोसेकेराइड और सेकंड मोनोसेकेराइड के कार्बन के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी याद रखिएगा दोनों सेकेराइड के मध्य यानी दोनों मोनोसेकेराइड के मध्य एक बॉन्ड पाया जाता है जिसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो डाइसेकेराइड में एक ग्लाइकोसिडिक नामक बंध पाया जाता है, ये याद रखिएगा। अब डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें सुक्रोज पहला एग्जाम्पल आता है। अब देखिए एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिल करके सुक्रोज का निर्माण करते हैं। जब एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलता है तो ये सुक्रोज का निर्माण करता है। और सुक्रोज जो है शहद में पाया जाता है, गुड़ में पाया जाता है, याद रखिएगा यह जो है शहद में गुड़ में पाया जाता है। इसे टेबल शुगर भी कहते हैं, याद रखेंगे मित्रों, इसे टेबल शुगर भी कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है C12H22O11, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, NTPC में भी ये पूछा जा चुका है। C12H22O11 ये होता है मित्रों। अब इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं लैक्टोज की। तो यह दूध में पाया जाता है, इसे मिल्क शुगर यानी दूध वाली शर्करा भी कहते हैं। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज, याद रखेंगे मित्रों, जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है तब लैक्टोज बनता है। और जब लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है, याद रखिएगा मित्रों। यानी गैलेक्टोज एक मोनोसेकेराइड है और यह लैक्टोज के टूटने से बनता है। गैलेक्टोज की बात करें तो यह एक मोनोसेकेराइड है और यह लैक्टोज के टूटने से बनता है मित्रों, ये याद रखिएगा। इसके तीसरे एग्जाम्पल की बात करें माल्टोज की, तो यह ड्राई फ्रूट्स में होता है, इसे माल्ट शुगर भी कहते हैं मित्रों। इसे एलमंड यानी बादाम का शुगर भी कहा जाता है, याद रखिएगा एलमंड शुगर भी इसको कहा जाता है। यह सबसे ज्यादा एनर्जी देता है मित्रों, याद रखिएगा। अब कैसे ये फॉर्म होता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ये दोनों मिलता है तब माल्टोज बनता है। लेकिन याद रखेंगे जब माल्टोज का ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज और ग्लूकोज प्राप्त होता है। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। तो पॉलीसेकेराइड क्या है, तो यह कॉम्प्लेक्स यानी जटिल फॉर्म होती है ग्लूकोज की। अब इसके एग्जाम्पल्स में कौन कौन आते हैं, तो पहला एग्जाम्पल है इसका स्टार्च। यह मक्का, आलू, चावल आदि में होता है। और जो कैप्सूल आती है तो कैप्सूल के ऊपरी जो खोल होती है उसको बनाने में इसी स्टार्च का ही उपयोग किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। यह प्लांट्स का रिजर्व फूड यानी संग्रहित भोजन है, यानी प्लांट जो है स्टार्च के रूप में अपना भोजन संग्रहित करते हैं, रिजर्व करते हैं मित्रों। और यह इसका पाचन मुख में यानी सलाइवरी एमाइलेज द्वारा होता है, ये याद रखिएगा। पेड़ पौधे स्टार्च के रूप में भोजन को रिजर्व रखते हैं, ये याद रखिएगा। और बात करें तो इसे पेड़ पौधे जड़ों में रिजर्व करते हैं, याद रखिएगा जड़ों में इसको संग्रहित करते हैं मित्रों। अब इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं सेलुलोज। तो याद रखिएगा सेलुलोज के बारे में, मानव के शरीर में इसका पाचन नहीं होता है, पहली बात। दूसरा, इसमें यह प्लांट्स के सेल वाल में पाया जाता है और यह डेड अवस्था में रहता है मित्रों, यानी यह मृत अवस्था में मृत रूप में होता है। यह पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा यह पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। अब तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं ग्लाइकोजन।
तो यह हमारे शरीर में रिजर्व फूड यानी संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। याद रखिएगा, जो हमारे शरीर में रिजर्व फूड होता है, संग्रहित भोजन होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में ही होता है। और यह जो है लीवर में रिजर्व्ड होता है। याद रखिएगा, यह लीवर में रिजर्व्ड फूड के रूप में स्टोर हो जाता है मित्रों, संग्रहित हो जाता है, ये याद रखिएगा। फिर आता है अगले एग्जाम्पल की बात, तो काइटिन आती है इसमें। यह कीड़े मकोड़े और फंजाई यानी कवक में पाया जाता है। याद रखिएगा। अब एक पॉइंट याद रखेंगे, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट करता क्या है, तो यह हमारे कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करता है मित्रों। याद रखिएगा, यह हमारे कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करता है। अगर किसी दिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे शरीर में कम हो गई तो वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी मित्रों, कार्य करने की जो क्षमता है कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम अच्छी तरह कार्य नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं मित्रों प्रोटीन की। अब प्रोटीन की चर्चा करते हैं। तो यह एमिनो अम्ल द्वारा बनते हैं। याद रखेंगे, ये हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। ये बोन्स और मसल्स यानी हड्डियों और मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होते हैं। प्रोटीन की खोज जो है मूलर ने किया था। याद रखिएगा मित्रों, प्रोटीन की खोज मूलर ने किया था। प्रोटीन को नाम दिया बर्जीलियस ने, लेकिन प्रोटीन की संरचना को बताया पुलिंग ने। ये तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। खोज मूलर ने किया, नाम दिया बर्जीलियस ने और संरचना दिया पुलिंग ने। याद रखेंगे मित्रों, 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 से 4.2 कैलोरी एनर्जी पाई जाती है। यह हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यक मात्रा 60 ग्राम प्रतिदिन होता है। और ये जो मानक है, ये मानक तय करता है IMB के अनुसार। यानी IMB क्या है? इंडियन मार्केट ब्यूरो। याद रखेंगे मित्रों, इंडियन मार्केट ब्यूरो के अनुसार हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यक मात्रा कितनी होनी चाहिए? 60 ग्राम प्रतिदिन। अगर इसके स्रोत की बात करते हैं तो इसका स्रोत है दाल में। तो दाल में ये प्रोलेमिन्स प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। अब यही बात करें अंडा में, तो अंडा में एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटामिन प्रोटीन पाया जाता है। टमाटर में लाइकोपीन प्रोटीन पाया जाता है। कैरेट यानी गाजर में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। और याद रखेंगे मित्रों, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है मित्रों। याद रखेंगे, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और बात करें हेयर्स और नेल्स यानी बालों और नाखूनों में अल्फा कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा, हेयर्स और नेल्स यानी बालों और नाखूनों में अल्फा कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। वहीं बात करें हम बीटा कीरेटिन प्रोटीन की, तो यह मकड़ी के जाल में पाया जाता है। याद रखेंगे मित्रों, बीटा कीरेटिन प्रोटीन यह मकड़ी के जाल में पाया जाता है। एक नोट पॉइंट याद रखिएगा मित्रों, बालों में जब फास्फोरस ज्यादा हो जाता है तो बाल घुंघराले हो जाते हैं मित्रों। याद रखिएगा, बाल में जब फास्फोरस की मात्रा ज्यादा हो जाती है तब बाल घुंघराले बन जाते हैं। अब बात करें कोलाजेन प्रोटीन यानी कोलाजीन प्रोटीन, ये स्किन में पाया जाता है। ऑसिन प्रोटीन बोन्स यानी हड्डियों में पाया जाता है। आक्टिन और मायोसिन प्रोटीन ये मसल्स यानी मांसपेशियों में पाया जाता है। और ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन भी पाए जाते हैं मित्रों। और ये थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन, ये 4 प्रकार के ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन पाए जाते हैं मित्रों। इसको याद रखिएगा, इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं ब्लड वाले चैप्टर में। वहीं केसीन प्रोटीन की बात करें तो ये मिल्क में पाया जाता है। और प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है वो एमिनो एसिड होती है मित्रों। याद रखिएगा, जो प्रोटीन का बेसिक यूनिट होता है वो एमिनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल होता है, ये याद रखिएगा। अब फार्मूला ऑफ एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल का फार्मूला क्या होता है? तो NH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COOH और यहाँ H सिंगल बॉन्ड के साथ, यहाँ एल्किल समूह R सिंगल बॉन्ड के साथ। अब जो ये NH2 है ये पॉजिटिव आयंस के रूप में होता है और ये COOH है ये निगेटिव आयंस के रूप में होता है। तो जब पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा तो ये बेसिक और एसिडिक दोनों माध्यम दिखाएगा। यानी यह जो है
एसिड और बेसिक दोनों हो जाते हैं, उस स्थिति को हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स, उभयधर्मी अणु। यानी जब किसी एक अणु में एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर दोनों मौजूद हो तो उसको हम एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, उभयधर्मी अणु बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन का पाचन। तो पहला तो पाचन उदर में यानी स्टमक में होता है, और इसमें जो पेप्सिन एंजाइम है, और ये पेप्सिन एंजाइम गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस में पाया जाता है मित्रों। जठर रस में जो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है उसी के द्वारा इसका पाचन होता है, और यहाँ पर प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है मित्रों। याद रखिएगा, यहाँ पर प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, पूरी तरह से पाचन नहीं होता। फिर इसका पाचन छोटी आंत में भी होता है, और इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है, और ये ट्रिप्सिन एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में होता है मित्रों, आग्नाशय रस में होता है। और छोटी आंत में प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कंप्लीट पाचन हो जाता है मित्रों, ये याद रखिएगा। और एक पॉइंट और है, मान लीजिए दो एमिनो एसिड जो है एक साथ जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। याद रखिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। और यहाँ ए क्या है, एमिनो एसिड है। अब बात करते हैं प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है शरीर में। तो पहला जो है क्वासियोरकर हो जाता है। ये खास करके बच्चों में होता है, और वो भी 2 से 5 साल के बच्चों में ऐसा बीमारी होता है। और इसमें जो है बच्चों को भूख लगना बंद हो जाता है, हेयर फॉल्स होता है यानी बाल झड़ने लगते हैं, पेट बड़ा होकर बाहर आने लगता है मित्रों। फिर दूसरी बीमारी होती है मरासमस। इसमें यह जो है 1 से 2 साल के बच्चों में होता है ये बीमारी, और इसमें शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है मित्रों। याद रखिएगा, इसमें शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है, शरीर में धारियां बन जाती हैं और खून की कमी हो जाती है मित्रों। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, प्रोटीन की कमी के कारण वो रोग था। अब प्रोटीन किसी कारणवश वृद्धि हो गई शरीर में, तब क्या होगा, तो जब बॉडी में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इनका ब्रेकडाउन होने लगता है मित्रों। ये जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, तो देखिए याद रखिएगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो ये अमोनिया बनाएंगे, और अमोनिया लीवर द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। और याद रखिएगा, यही यूरिया ब्लड में आकर के मिल जाता है, और जब ब्लड और यूरिया एक साथ मिलते हैं तो वो किडनी को डैमेज करने लगते हैं मित्रों, ये याद रखिएगा। एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, NH3 को लीवर द्वारा यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी जो अमोनिया होती है वो अमोनिया लीवर के द्वारा यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये एक पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो मित्रों, न्यूट्रिशन के इस पार्ट में आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, और अगले पार्ट में हम लोग फैट्स देखेंगे और विटामिन्स देखेंगे और मिनरल्स देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आ रहा होगा, और ये क्लास सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मित्रों, जो है चैनल पर बने रहिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल सके, और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को जोड़ने का काम कीजिए। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।